जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हम करना शुरू करेंगे। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 9 से जो बन सकता है दैट इज़ ऑन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, राइट अ डिटेल नोट ऑन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन या कोई शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करें तो उससे पहले 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन के लिए जो की पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में ले आएं, ताकि उस क्वेश्चन को आपने किस किस हेडिंग में सॉल्व करना है आप एक आर्किटेक्चर अपने लिए बना लें, एक स्ट्रक्चर अपने लिए बना लें कि ये हेडिंग्स मैं दूंगा और इन हेडिंग्स में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे कि अभी आपके साथ यंग डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट है, तो अगर हम सबसे पहले इसकी आर्किटेक्चर और इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात कर लें, तो सबसे पहले तो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हेडिंग देके इसको ज़रा डिफाइन कर लेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या चीज़। दूसरी हेडिंग फिर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की देंगे कि इसकी ये किस प्रिंसिपल पर बेस करता है। ठीक है, फिर हम जो है हो सकता है कि इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे बात करें कि ये यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए थे और वो किस किस कंडीशंस के साथ यूज हुई थी। फिर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बात कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट क्या थी, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आपके साथ क्या थी। ठीक है, और फिर हम इस पे बात कर लेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यंग्स ने दो पाथ डिफरेंसेस के फार्मूलाज जो हैं वो निकाले थे। और लास्ट में फिर हम फ्रिंज विड्थ्स की बात कर लेते हैं। जो फ्रिंजेस हमारे साथ बनते हैं, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस, उनकी स्पेसिंग्स और उनकी विड्थ्स जो हैं उस पे बात हो जाएगी। और हो सकता है लास्ट में हम फिर ये डबल स्लिट से जो रिजल्ट में हमें फ्रिंजेस मिलती हैं उन फ्रिंजेस की प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा इसका आर्किटेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट था जो एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। ठीक है, 1801 में। और ये एक्सपेरिमेंट जो है असल में एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थी टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट विच वाज पुट बाय हाइजन। ठीक है, हाइजन ने जो वेव थ्योरी पेश की थी न्यूटन के मुकाबले में, वो थ्योरी उस वक्त तो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ जब लाइट पर एक्सपेरिमेंट्स होते गए तो लाइट का वेव नेचर सामने आता गया और हाइजन की थ्योरी सपोर्ट होती गई। तो उसकी एक सपोर्ट की रीजन जो थी वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थी, जिसने एक्सपेरिमेंटली जो है लाइट की इंटरफेरेंस को सामने ला के रख दिया, और जिससे हमें ये पता कि लाइट असल में एक वेव है, पार्टिकल आपके साथ नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपके साथ हाइजन थ्योरी की एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में बहुत बार डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए कोहेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, सोर्सेस का कोहेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि फिजिकल सोर्सेस को हम कभी भी कोहेरेंट नहीं बना सकते। हम हमेशा जो है वो वन फिजिकल सोर्स को दो लॉजिकल सोर्सेज में कन्वर्ट करके उनकी कोहेरेंसी को हम इंश्योर करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ दो मेथड्स थे ये काम करने के, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं। वन वाज डिवीजन बाय वेवलेंथ एंड द अदर वाज डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड। अभी जो यंग्स ने जो मेथड इस्तेमाल किया वो डिवीजन बाय वेवलेंथ था। ठीक है, उसने एक सोर्स के सामने दो ओपनिंग्स क्रिएट कर दी, तो उस ओपनिंग्स की वजह से उन ओपनिंग्स में भी दो लॉजिकल सोर्सेज बन गए और आपके साथ इस तरह इंटरफेरेंस को स्टडी करने के जो कंडीशंस थे वो प्रोड्यूस किए गए बाय producing two openings in front of a light source.
So the main working principle is the production of coherent waves by the method called division of wavelength. He used a method called double slit by which he converted one monochromatic frequency into two coherent waves. ठीक है, ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हो गई। अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि आपके साथ एक सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट के सामने एक डबल स्लिट आपके साथ लगा हुआ है। ये सिंगल स्लिट जो है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को अलाउ करता है कि वो एंटर हो सके, और ये डबल स्लिट जो है ये उस एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को दो लॉजिकल मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है, और ये दो लॉजिकल सोर्सेज जो हैं ये आपके साथ कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। तो आपके साथ आप इस तरह कंसिडर करें कि आपके साथ दो सोर्सेज बन गए S1 और S2, और ये S1 और S2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि S1 जो है आपके साथ स्क्रीन के हर पॉइंट पर एक रे भेजेगी, और S2 भी स्क्रीन के हर पॉइंट पर एक रे भेजेगी। मतलब स्क्रीन के हर पॉइंट पर आपके साथ दो रेज की इंटरफेरेंस होगी और दो रेज की आपके साथ इंटरसेक्शन होगी। अगर हम स्क्रीन पे एक पॉइंट कंसिडर कर लें तो उस पॉइंट पे एक रे S1 की तरफ से आएगी और एक रे S2 की तरफ से आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो डबल स्लिट और स्क्रीन का सेपरेशन है उसको मैंने कैपिटल डी का नाम दिया है। और आपके साथ ये जो दो ओपनिंग्स हैं S1 और S2, इनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम स्मॉल डी का नाम दे सकते हैं। तो आप जरा ये डेटा आप रीड कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। कंसिडर अ डायग्राम विद द वर्टिकल स्लिट A, then we have a double slit B and C. The separation between B and C, the double slit, is small d, and we have the screen which is at separation capital D from the double slit. And a very important condition जो आपके साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मौजूद है, जो हमारे लिए अभी एक प्रिकॉशन बन गया है, that was that the capital D was very much greater than the small d. ये कंडीशन जो यंग्स ने अप्लाई की थी, इस कंडीशन के हेल्प से उसे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव करने में आसानी जो है वो मुहैया हो गई। लेकिन ये कंडीशन हम भी इंश्योर करेंगे कि जो कैपिटल डी है, विच इज द सेपरेशन बिटवीन द डबल स्लिट एंड द स्क्रीन, should be very large as compared to the distance between the two slits. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि a monochromatic light comes from slit A and falls on slit B and C. Slit B and C becomes two coherent sources S1 and S2. These two sources send light waves to all points on the screen and interference pattern can be observed. ठीक है स्टूडेंट्स, जो बात हमने अभी डिस्कस की। अभी इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट क्या थी? एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट ये थी कि हमें स्क्रीन पर फ्रिंजेस दिखाई देना शुरू हो गए, हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देना शुरू हो गए। तो इसको पढ़ लें। When these two coherent and monochromatic sources interfere at screen, interference pattern is observed because at some specific points they interfere constructively and at some other points they interfere destructively. ठीक है, क्योंकि हमें पैटर्न दिखाई दिया तो हमने ये एज्यूम कर लिया अपने लिए कि जहां पर हमें ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहां पर उन दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लिम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। और अगर जहां पर हमें डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि पाथ डिफरेंस लिम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो और वहां पर हमारे साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हो जाए। तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने डेवलप करना है कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे साथ क्या होगा। तो ये आपके साथ एक दूसरा डायग्राम है जिसमें जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी मौजूद है।
देखिए ये दो सोर्सेज है। सबसे पहले तो हम स्क्रीन का जो मिड कंसिडर कर लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट जो आप कंसिडर कर लेते हैं। तो देखें एक सोर्स S1 से भी एक वेव आ रही है और S2 से भी एक वेव आ रही है, और ये दोनों वेव्स स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये दोनों वेव्स, इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि असल में ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का हिस्सा है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपके साथ 0 होगा, और सेंट्रल फ्रिंज जो बनेगा वो आपके साथ हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगा यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में। इससे थोड़ा सा ऊपर आप आ जाए या थोड़ा सा आप इससे नीचे आ जाए, तो जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो S1 का पाथ छोटा होगा और S2 का पाथ बड़ा होगा, तो इसमें फिर डिफरेंस आएगा। और या आप थोड़ा सा नीचे आ जाए तो S1 का पाथ बड़ा होगा, S2 का पाथ जो है वो छोटा होगा, और हो सकता है कि इस पे खास पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस हाफ लिम्डा या माइनस हाफ लिम्डा के इक्वल आ जाए, तो वहां पर फिर आपको कंप्लीटली जो है वो डार्क स्पॉट नजर आएगा। और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप और चले जाएं, अगर पाथ डिफरेंस दोबारा लिम्डा के इक्वल या यहाँ पे माइनस लिम्डा के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके साथ दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हो जाएगी, और आपको दोबारा जो है वो ब्राइट स्पॉट जो है वो नजर आएगा। स्टूडेंट्स इस बात को भी जहन में रखें कि ये पाथ डिफरेंस जो आपके साथ 0 है और फिर पाथ डिफरेंस जो है वो लिम्डा बाई 2 हो गया है, तो 0 पे तो आपके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, लिम्डा बाई 2 पे आपके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन इस दरमियान में क्या होगा? दरमियान में जहां पर पाथ डिफरेंस 0 और लिम्डा बाई 2 के दरमियान है, हो सकता है पाथ डिफरेंस 0.1 लिम्डा के इक्वल हो, या 0.2 लिम्डा के इक्वल हो, या 0.35 लिम्डा के इक्वल हो। इस दरमियान में क्या सिचुएशन होगी? इस दरमियान में स्टूडेंट्स जनरल इंटरफेरेंस होगी, जो आपके साथ कुछ खास परसेंटेज तक कंस्ट्रक्टिव होगी और कुछ खास परसेंटेज तक डिस्ट्रक्टिव होगी, जिसे हम जनरल इंटरफेरेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स इस जनरल इंटरफेरेंस में जब आप पाथ डिफरेंस 0 से पाथ डिफरेंस लिम्डा बाई 2 तक जाएंगे, तो वो उस जनरल इंटरफेरेंस की ब्राइटनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और आपके साथ लिम्डा बाई 2 पर ब्राइटनेस मुकम्मल 0 हो जाएगी। फिर अब जब आप लिम्डा बाई 2 से दोबारा लिम्डा की तरफ जाएंगे, तो ब्राइटनेस दोबारा इंक्रीज होते 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 लिम्डा पर ये दोबारा मैक्सिमम ब्राइटनेस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, बल्कि स्क्रीन पर आपके साथ जनरल इंटरफेरेंस भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और हम जो है ये आप देख लें, दिस डायग्राम शोज हाउ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी स्टूडेंट्स आते हैं और फार्मूला की तरफ, और पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। कंसिडर टू सोर्सेज S1 and S2 from a double slit produces a wave which interfere at point P। हमने स्क्रीन पर पॉइंट P कंसिडर कर लिया है, और एक सोर्स S1 भी पॉइंट P की तरफ एक रे भेजता है, जिसका पाथ S1P होगा, और दूसरा जो सोर्स है S2 वो भी एक रे भेजेगा जिसका पाथ S2P होगा। और अगर हमने पाथ डिफरेंस मालूम करना है, तो हमने इन दोनों के पाथ्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारे लिए पाथ डिफरेंस जो होगा इट वुड बी S2P माइनस S1P। ये डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको दिखाई दिया जा रहा है। ये दो सोर्सेज हैं S1 और S2, ये वो पॉइंट P है जो हमने कंसिडर किया है, और ये पॉइंट P जो है ये बिल्कुल फ्रिंज के सेंटर से H डिस्टेंस पे है, H हाइट पे है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि S1 से भी एक रे आती है S1P, और S2 से भी एक रे आती है S2P। हमने इन्हीं दो रेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस के इस फार्मूला में हम कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लें, और फिर राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हेल्प से हम पाथ डिफरेंस मालूम करें। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देख लें, इसमें जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसको भी आप अच्छी तरह देख लें, क्योंकि उन कंस्ट्रक्शंस को हम जो है
फिर अपने डेटा में यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने S1 से स्क्रीन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वो परपेंडिकुलर है S1M, और फिर S2 से भी हमने स्क्रीन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वो परपेंडिकुलर है S2O। फिर हमने देखा कि हमारे साथ दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। एक ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है S1PM, S1PM, जिसमें S1P आपके साथ हाइपोटेन्यूज है, और दूसरा ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है S2OP, ठीक है, ये ट्राइंगल जिसमें आपके साथ S2P हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें सबसे पहले हम ये छोटा ट्राइंगल लेते हैं S1PM जो है, और इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसमें S1P हाइपोटेन्यूज है, S1M इसमें बेस है, और MP इसमें परपेंडिकुलर है। इनमें हम वैल्यूज डाल लेते हैं, S1M की जगह D और MP की जगह D-H/2। ये इसको हम सॉल्व करके इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अभी S2P ट्राइंगल पे वही पाइथागोरस थ्योरम, और उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अभी हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन हमने कर ली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो आपके साथ जो है डी स्क्वायर प्लस H प्लस D बाई 2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस H माइनस D बाई 2 होल स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करें, इस माइनस को अप्लाई करें, तो एक तो आपके साथ ये डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरा आपके साथ अलजबरा का एक फार्मूला है, ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर और ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे साथ एक फार्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू बी। तो a की वैल्यू h है और b की वैल्यू d बाई 2 है। तो ये फार्मूला यूज करके हमारे साथ आ गया 4a इंटू बी या 4h इंटू डी बाई 2, जिससे आपके साथ आ गया 2hd। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे हमारे साथ S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर है, जिस पे आप अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी का। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में आप देखें तो ये S2P माइनस S1P जो आपको नजर आ रहा है, ये हमने फाइंड करना है। और ये जो आपके साथ है S2P प्लस S1P, इसमें जो हमने एजम्पशन की बात की थी, उस एजम्पशन से हम हेल्प लेंगे। चूंकि आपके साथ ये कैपिटल डी जो है स्मॉल डी से एक्सट्रीमली ग्रेटर है, तो आपके साथ जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम तो नॉर्मली आपको विजुअलाइज करने के लिए हमने इस तरह ड्रा किया है, लेकिन ये जो आपके साथ कैपिटल डी का डिस्टेंस है, ये इस दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उससे काफी ग्रेटर है। तो इसलिए आपको ये जो इंक्लाइंड लाइंस नजर आ रहे हैं, अगर हम इस कैपिटल डी डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, तो ये इंक्लाइंड लाइंस की इंक्लिनेशंस जो हैं वो बहुत कम हो जाएगी, और ये लाइंस बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एजम्पशन हम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि S2P और S1P में इतना डिफरेंस नहीं होगा, और ये दोनों डिस्टेंसेस तकरीबन आपके साथ कैपिटल डी के इक्वल होंगे। तो ये एजम्पशन यूज करते हुए हम S2P की जगह भी D लिख देते हैं और S1P की जगह भी D लिख देते हैं, और एक आसान सिंप्लीफिकेशन से आप अपने लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज H स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये आपके साथ पाथ डिफरेंस का एक फार्मूला हो गया, जिसमें H जो है वो हाइट ऑफ द फ्रिंज है, D आपके साथ सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स हैं, और कैपिटल D आपके साथ the distance between the slits and the screen है। स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ यही पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें, तो आपके साथ फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। लेकिन अगर यही पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, तो फिर वहां पर आपके साथ डार्क फ्रिंज बनेगा। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों फार्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें m जो है वो आपके साथ ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज है। मतलब m जो है, आप सेकंड ऑर्डर ब्राइट की बात कर रहे हैं, या आप सेंट्रल ब्राइट की बात कर रहे हैं, या आप थर्ड ऑर्डर ब्राइट की बात कर रहे हैं, तो m इसमें ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज है।
स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस का एक दूसरा फॉर्मूला भी हम निकालेंगे। ये जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने निकाला है, ये तो इन टर्म्स ऑफ हाइट जो है, हाइट ऑफ द फ्रिंज के डोमेन में हमने ये फॉर्मूला निकाला है। अब एक दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं जो एंगल ऑफ अ फ्रिंज के डोमेन में हम उसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोबारा हम ये डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। Let we have two sources S1 and S2 throws their waves at point P। ठीक है, P की तरफ S1 ने भी एक रे भेजा और S2 ने भी एक रे भेजा। पाथ ऑफ वेव 1 वो S1P के इक्वल है, पाथ ऑफ वेव 2 वो S2P के इक्वल है। हम इन दोनों पाथ्स को सब्ट्रैक्ट करके पाथ डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने मेंशन किया है कि S2P माइनस S1P विच इज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2O। अभी S2O क्या चीज है? S2O मैंने क्या किया कि आपके साथ S1 से मैंने S2P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जब S1 से S2P पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये आप परपेंडिकुलर देख सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप देखें कि S1 से P की तरफ और O से P की तरफ ये पाथ बिल्कुल सेम है। S1P और OP पाथ बिल्कुल सेम है, तो फर्क जो है वो सिर्फ इस S2P का है। ये S2P जो आपको डिस्टेंस नजर आ रही है, ये इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस है। तो ये S2O हमने फाइंड करना है। और इस ट्राइंगल में आप देखें तो S2O जो है वो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह आप P लिख दें और हाइपोटेन्यूज की जगह आप स्मॉल d मेंशन कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आपके साथ S2O जो होगा वो d साइन थीटा के इक्वल होगा। और यही S2O हमारा पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर ये पाथ डिफरेंस d साइन थीटा हमारे साथ m लेम्डा के इक्वल हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर यही पाथ डिफरेंस d साइन थीटा हमारे साथ 2m माइनस 1 इंटू लेम्डा बाई 2 के इक्वल होगा तो फिर हमारे साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर वही पाथ डिफरेंस 0.5 लेम्डा हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर वही पाथ डिफरेंस आपके साथ 1 लेम्डा हो गया तो फिर कंस्ट्रक्टिव, अगर 1.5 लेम्डा हो गया तो फिर डिस्ट्रक्टिव, अगर 2 लेम्डा हो गया तो फिर कंस्ट्रक्टिव, अगर 2.5 लेम्डा हो गया तो फिर डिस्ट्रक्टिव। और स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स के दरमियान में आपके साथ जनरल इंटरफेरेंस होगी जो ना तो 100% कंस्ट्रक्टिव होगी और ना 100% आपके साथ डिस्ट्रक्टिव होगी। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस पर। ठीक है, आपके साथ सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनता है और फिर स्क्रीन के सेंटर के बाद जो है वो फ्रिंजेस किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल फ्रिंज की बात करते हैं जिसको हम जीरोथ ऑर्डर फ्रिंज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट फ्रिंज होता है। ठीक है, और ये वो फ्रिंज होता है जिस वक्त दोनों वेव्स का जो पाथ है वो बिल्कुल सेम होता है और आपके साथ पाथ डिफरेंस 0 के इक्वल होता है। तो अगर आप पाथ डिफरेंस आपके साथ 0 है, आपके साथ ऑलरेडी जो है वो पाथ डिफरेंस के दो फार्मूलाज मौजूद है, उसको अगर आप 0 के इक्वल पुट कर दो तो आपको h की वैल्यू भी 0 मिल गई और आपको थीटा की वैल्यू भी 0 मिल गई। इसका मतलब ये है कि जो पहला फ्रिंज, पहला ब्राइट फ्रिंज जो बनता है वो h इज इक्वल टू 0 पे बनता है या थीटा इज इक्वल टू 0 पे बनता है। ठीक है, और ये जो है इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, फिर आपके साथ ये तो जीरो फ्रिंज हो गया। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज की। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम की बात भी करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम की बात भी करेंगे। स्टूडेंट्स अगर पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ लेम्डा के इक्वल हुआ तो उसे आप पाथ डिफरेंस के फार्मूला के इक्वल कर दें और वहां से आप उस फ्रिंज की हाइट और उस फ्रिंज का एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर पाथ डिफरेंस लेम्डा के इक्वल हुआ
तो उसको अगर आप पाथ डिफरेंस के फार्मूलाज के इक्वल कर दें तो आप वहां से उस लिम्डा वाले पाथ डिफरेंस का हाइट और एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जब पाथ डिफरेंस लिम्डा बाई 2 के इक्वल है तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम कहते हैं, और जब पाथ डिफरेंस लिम्डा के इक्वल है तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम जो है वो कहते हैं। तो इसी तरह फिर आप सेकंड फ्रिंज के लिए भी ये कर सकते हैं। आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप ये देख लें कि ये किस तरह हुआ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या है? किसी भी फ्रिंज की जो है स्प्रेडनेस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फ्रिंजेस हमें दिखाई देते हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये कंटिन्यूअस फ्रिंजेस है। ये इस तरह नहीं है कि 100% ब्राइट और फिर अचानक 100% डार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको सेपरेट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ब्राइट से डायरेक्टली डार्क पे नहीं जाते, बल्कि ब्राइट और डार्क के दरमियान ट्रिलियन पोजीशंस पर हमारे साथ जनरल इंटरफेरेंस भी हुआ है। मतलब एक पॉइंट पर 100% ब्राइट, फिर 99% ब्राइट, फिर 98% ब्राइट, फिर 96% ब्राइट, इस तरह स्लोली 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 0% पे आ गया है। और 0 से दोबारा 100% से उसने जंप नहीं किया, बल्कि कंटिन्यूअसली वो 100 की तरफ गया है। तो यहाँ पर हमने एक रूल यूज किया है कि दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो विड्थ होती है उसे हम ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, और जो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जितना फासला होता है उसे उस पूरे को हम डार्क फ्रिंज कहेंगे। तो फ्रिंज विड्थ क्या है? द स्पेसिंग और द लेंथ ऑफ अ फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, as the fringes obtained by Young's double slit experiment is continuous and the boundaries of the dark and bright fringes are not to be found. Therefore, we have applied a rule that dark fringe width is the separation between two bright fringes, and bright fringe distance is the separation between two dark fringes. Students, ये fringe positions में हमने H1 और H2 फाइंड किए थे। तो अगर आपने ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है तो आप दो डार्क फ्रिंजेस के हाइट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके साथ फार्मूला आ जाएगा। और अगर आपने डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है तो फिर दो ब्राइट फ्रिंजेस के हाइट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लें जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, तो उसका फार्मूला भी आपके साथ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज को आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि डार्क फ्रिंज की विड्थ और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आपके साथ जो विड्थ्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तो याद रखिए कि इंटरफेरेंस में जो आपके साथ ब्राइट्स और डार्क्स बनते हैं उनकी विड्थ्स हमेशा हमारे साथ सेम होती हैं। इसके साथ ही ये